एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फंड से। लेकिन अब क्या था, फंड उठाने का तरीका, अगर आप इन्वेस्टर के पास जाते हो और आपको लगता है मुझे फंड उठाना है, एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है। इन्वेस्टर हमेशा एक बात पूछता है, क्या आप गो टू मार्केट हो, आप प्री रेवेन्यू हो, या आपका मार्केट प्रोडक्ट फिट है, या सर्विस में तो प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना है। तो उस बात को समझने के लिए पहले तो हमें एक प्लान बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जीटीएम, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। ठीक है, कि मैं अगर मार्केट में जा रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट पहले से तैयार है कि नहीं। तो आज का जो वीडियो है वो G2M पे है, यानी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी पे है, कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट या हमारा स्टार्टअप या हमारा आइडिया मार्केट में जा सकता है कि नहीं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप स्टार्टअप नहीं हो तब भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हम हर किसी को मार्केट में जाना है। ठीक है, हो सकता है कि स्टूडेंट हो तब भी आपको मार्केट में जाना है खुद को बेचने के लिए, खुद को सेल करना हमारी आदत होती है। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो जॉब नहीं करते, वो कहते हैं यार सेल्स का काम नहीं करेंगे, मार्केटिंग का काम करेंगे, मार्केटिंग काम नहीं, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे। आप एक चीज समझो कि बिना मार्केट पे जाए कुछ भी नहीं बिकता है। हर बंदा, चाहे किसी भी कंपनी का कोई बहुत बड़ा सीईओ क्यों ना हो, वो खुद को बेचने जरूर आता है। टेक अ गेस्ट लेक्चर, लोगों को आना, भाषणबाजी करना, बताना, प्लस अपनी कंपनी का कुछ इंट्रो पार्ट बताना, या फिर डिफरेंट स्टोरीज बताना कि हमने ये प्रोडक्ट ऐसे बना लिया, हमने ये सोचा और ये प्रोडक्ट बना लिया, ताकि आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू समझ पाओ और उस प्रोडक्ट को मार्केट कर पाओ। ये सारी चीजें जो आती हैं वो आती है गो टू मार्केट के अंदर, कि एग्जैक्ट आखिर कैसे हम खुद को गो टू मार्केट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, और ये इसलिए भी जरूरी है, फ्रॉम बीबीए और एमबीए, तो तब भी आपके लिए जरूरी, कई बार ये पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में जरूर आता है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, कोई मैं बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं दूंगा, बस आप सिंपल सा समझ लो, प्रोडक्ट को मार्केट में जाने से पहले, ठीक है, रिस्क को देखना, टारगेट मार्केट को समझना। वो हमने 3-4 पी सीखी थी ना, कुछ लोग 3 कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, आजकल तो एडिशनल मिला के 6 पी आ गए मार्केट में। आप समझ सकते हो, पी, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस। ठीक है, और आजकल नया भी आ गया उसमें, पैशन, प्रोटोटाइप, XYZ, आई डोंट नो क्या क्या लोग जोड़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों में 6 पी बढ़ के मुझे लगता है 4 से 6 हो गया, कुछ दिनों में 100-200 तो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मार्केटिंग जो एक चीज है ना, गो टू मार्केट से पहले मार्केटिंग एक बहुत छोटी सी पार्ट को लें। हमारा इंडियन मार्केट बहुत अलग है, मैं लास्ट वीडियो में मैंने बात कही थी। हमारा मार्केट पूरी तरह डिफाइन करता है एक नए तरीके पे। अगर हमें पसंद आ गया तो किडनी बेच के आईफोन कर देंगे, और पसंद नहीं आया तो माइक्रोमैक्स और लावाद आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पसंद आने के ऊपर। तो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी इसीलिए कंपनियां बनाती है जब वो मार्केट में खुद को पिच करने जाती है। देखो, एक होता है इन्वेस्टर के सामने पिच किया पैसा लाने, वो भी आपका गो टू मार्केट ही समझ लो, क्योंकि आप भी एक इन्वेस्टर की मार्केट में जाके उसको पिच कर, से भी आप कस्टमर की मार्केट पे आएंगे तो आज बात करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, आप समझना, चाहे तो नोट डाउन करते हैं। ठीक है, या तो फिर वीडियो को वापस आप रिप्ले कर सकते हो, सबके पास ईटी मैच का ऑप्शन आता है। ठीक है, पहला गो टू मार्केट के लिए जो पहला काम होता है क्रिएट करना है, हमको गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाने की, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा कैसा रहेगा। तो जब भी ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। एग्जैक्ट आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो भी है, उसके लिए मार्केट का कस्टमर कौन सा है। या अपना कस्टमर, मैंने कहा था लास्ट वीडियो, कस्टमर इज द मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है आपका कस्टमर। तो आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। एक कस्टमर कौन है, वो इंडिविजुअल है, ग्रुप में है। स्कूल में जाके हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच लेंगे लाइक एपटेक है, या कोचिंग में जाके बेचेंगे, चौराहे पे खड़े होकर बेचेंगे, या डोर टू डोर जाके बेचेंगे। तो आइडेंटिफाई करना कि हमारा कस्टमर कौन है, कहां मिलेगा, किससे बात करना है, क्या ऑफर देना है। तो अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गो टू मार्केट है। कई कंपनियां कुछ गलत फहमियां पालती है। मेरे दोस्त की कंपनी में नाम नहीं लूंगा, तो एक दिन मैंने उससे पूछा था, यार तुम्हारे प्रोडक्ट या परफ्यूम या ड्रेस इतने महंगे क्यों आते। ठीक है, ये मतलब इतना महंगा क्यों बेचते, ये उससे तुम्हारा इलाइट क्लास है, तुम्हारा टारगेट मार्केट, इसीलिए इसको बेच रहे हो। तो उसने क्या कहा, तो उसने कहा नहीं यार, जो मेरा टारगेट मार्केट है ना वो मिडिल लोअर क्लास है या फिर मिडिल क्लास है, इलाइट क्लास मेरा टारगेट नहीं है। मैंने कहा क्यों, बोला कि ना जब कस्टमर ये सामान मेरे शोरूम से लेके जाता है ना, तो वो फील करता है कि यार मैंने 3,000 रुपए की शर्ट पहनी। तो मिडिल लोअर क्लास का बंदा अपने आप को अमीर दिखाने के लिए कपड़ा जरूर पहनेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए, कंपनी काफी फेमस है उसके लिए। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने टारगेट मार्केट को समझना, उसके बिहेवियर को समझना। कई लोग कहेंगे बिहेवियर समझना फिर हमको डिजाइन थिंकिंग पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हम उस पर भी बात करेंगे इन फ्यूचर में। तो टारगेट मार्केट कैसे समझते हो,
आप ये देखो, आपका प्रोडक्ट B2B के लिए बना है, बिजनेस टू बिजनेस के लिए, B2C के लिए बना है। आप ये दे सकते हैं कि वो किस एरिया में डिपेंड करता है, कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, वो उसे कैसे खरीदेगा, ठीक है। या फिर हम उसे क्या बताएंगे, उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। टिकटॉक हटा के इंस्टा को रील बना दिया तो क्या सोच के बनाया, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो वो जरूरी है समझना। दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट, पहला था आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, दूसरा आता है क्लैरिफाई योर वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोडक्ट के साथ भी, आपके सर्विस के साथ, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कस्टमर की कौन सी पेन को वो कम कर रहा है, समझ लो या आप समझ लो उसके कौन कौन से पेन पॉइंट्स है जिसको आप प्रोडक्ट बना के दे रहे हो। देखो एक बात याद रखना, मार्केट में दो ही तरीके के प्रोडक्ट बिकते हैं, या तो जो हमें कमजोर में या कोड़िया बना, कोड़िया एक वर्ड है भोजपुरी में, मैं हूं तो बता सकता हूँ, आप शायद जानते हैं कोड़िया बनाना मतलब ज्यादातर चीजें बैठे बैठे हो जाए, खाना घर बैठे बैठे आ जाए, रिचार्ज घर बैठे बैठे हो जाए, तो जो चीज हमें कोड़िया बनाती है इसमें टहलने ना जाना पड़े। जैसे आजकल नोएडा में बहुत काफी फेमस है डॉग वॉकर, मतलब कुत्ता घुमाने की जरूरत है, वो आएंगे सुबह शाम, कुत्ते को ले जाएंगे घुमा के ला देंगे, ठीक है। तो जो चीज हमें हमारे किस किस पेन को कम कर रही है, हमारे लिए बेनिफिट है नहीं बेनिफिट है बात की बात है, प्लस वो हमारे लिए कहाँ स्टैंड आउट कर रही है, हमारे कंपटीटर से भी अलग, ठीक हो सकता है वो चीज पहले से कंपटीटर्स ने मार्केट में बना के रखा है, चीज पहले से हो, तो क्या वो बजट फ्रेंडली है या नहीं है, तो हम कंप्यूटर से कितने अलग है, नॉट ओनली फॉर बजट फ्रेंडली, यूआई यूएक्स कैसा है, देखने में कैसा है, कस्टमर के लिए कैसा बेनिफिट है उसका, ठीक है। तो दूसरा है कस्टमर को अपनी वैल्यू बताने के, हमारा हम आने से आपकी क्या क्या वैल्यू सही हो जाए। तीसरा एक पार्ट आता है इसको डिफाइन योर प्राइस स्ट्रेटजी। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस रखने से पहले अपने वैल्यू के साथ प्रोडक्ट को भी रखना बहुत जरूरी है, तो उसके प्राइस को बनाना बहुत जरूरी है कि वो एग्जैक्ट प्राइस है क्या, सॉरी डिफाइन योर प्राइस स्ट्रेटजी, ठीक है। गो टू मार्केट तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, क्या हम जिस क्लास को बेच रहे हैं क्या वो उतना पे कर सकता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं। जब इंडिया में 300 350 का मिनिमम रिचार्ज होता था, तो एक कंपनी ने देखा कि लोगों के पास पैसे कम है, वो एक साथ रिचार्ज नहीं कर सकते, तो उसने छोटा रिचार्ज इंट्रोड्यूस किया और अचानक से उस कंपनी के सेल्स बढ़ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के साथ प्राइस का। कई लोग देखते हैं और एडजस्ट करके चले जाते हैं, नहीं यार बहुत महंगा है। मैं देखता हूं, मैंने खुद मोबाइल भी जब मैं सर्च करता हूं देखता हूं मोबाइल अंडर 30,000, बेस्ट मोबाइल अंडर 40,000। तो कई बार लोग सर्च भी करते हैं प्राइस के हिसाब से, लगता है मेरा बजट इतना है, इतना के अंदर ही मुझे देखना है, वो आउट ऑफ बजट जाके नहीं देखता। हाँ कई बार दुकानों में होता है कि लोग आउट ऑफ बजट जाते हैं, दुकान वाले कहते हैं भैया ये नहीं ये ले लो, ये नहीं ये ले लो, ये अच्छा बस 900 रुपए के अंदर है, तो थोड़ा बड़ा प्राइस वेरी हो जाता है। बट लेकिन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, विंडो शॉपिंग को कहते करते हो, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो एक प्राइस लगाना कि कस्टमर आप कितना प्राइस दे रहा है, उस प्राइस में आपकी रेवेन्यू कितनी है, सॉरी प्राइस ही टोटल रेवेन्यू, उस प्राइस में आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है, आपकी मार्जिन कितनी है, अगर आपको कोई डील है तो वो कितना पे कर रहा है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है प्राइस स्ट्रेटजी इसको कहते हैं, ठीक है। क्या ट्रांजेक्शन मोड कितना होगा, कई बार लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में कैश के चक्कर में सामान नहीं लेते हैं, तो वो भी कैसा होगा, क्या हम गांव में बेचो फिक्स हम कहेंगे ऑनलाइन पेमेंट करो, नहीं हो, कुछ लोग करेंगे तो हमारे कस्टमर वापस चले जाएंगे। तो वो डेमोग्राफी के हिसाब से तय करना होता है आपकी प्राइस स्ट्रेटजी, कहाँ किस तरीके से हम पेमेंट रिसीव करेंगे या पेमेंट छोड़ेंगे, या प्रोडक्ट को हम कैसे बेचेंगे, क्या महंगा प्रोडक्ट है तो लोन फैसिलिटी करा देंगे। तो ये प्राइस स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है क्राफ्ट और प्रमोशन स्ट्रेटजी। आखिर प्रोडक्ट बेचोगे कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू एड चलाओगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे, लोकल बोर्ड मीटिंग करोगे, शहर में रेलवे स्टेशनों पे बोर्ड लगवाओगे, कौन सा कस्टमर उस एरिया में आता है आपके मार्केट में देखने के, कौन सा कस्टमर प्लान कर रहा है आपकी क्राउड, तो उसके प्रमोशन स्ट्रेटजी को आपको देखना होगा। क्या बेस्ट पार्ट होगा जो आपको आपके कस्टमर से मिला रहा हो, क्या बेस्ट तरीका होगा जिससे आप अपने कस्टमर को जान सकते हो या कस्टमर से मिल सकते हो, कस्टमर से बात कर सकते हो। तो आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। कई बार लोग इसलिए हीरो हीरोइन को भी अफोर्ड करते हैं, एक्टर्स को ले आते हैं, ताकि वो जल्दी ब्रांड वैल्यू बना ले, लोगों को लगे कि हाँ यार ब्रांडेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अब हो सकता है बड़े शहर में ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी आप जब टायर 3-4 में जाओगे तो लोगों को लगता है नहीं यार ये हीरो इसका ऐड कर रहा है तो फिक्स कंपनी बहुत अच्छी होगी। तो ये एक मानसिकता भी है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ने इसको गलत भी साबित किया है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ओयो ले सकते हैं। ओयो के किसी स्टार्टिंग फेज में कोई भी बड़ा
एक्टर ऐसा कुछ मार्केटिंग की स्ट्रेटजी नहीं थी, वो ब्लॉग्स के थ्रू एड चलाते थे, वो लिखते थे। सेम ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जानता हूँ, सॉरी, सेम मैं ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जानता हूँ जो ब्लॉग के थ्रू चलाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर के थ्रू चलाते हैं, कुछ सिंपल यूट्यूब के थ्रू सिर्फ एड चलाते हैं और काफी सक्सेस है। वो बजट में होता है, कम भी होता है। तो क्राफ्ट योर प्रमोशन स्ट्रेटजी की कस्टमर आपको कहां से दिखेगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, पांचवा, चूज योर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और ये उनके लिए नहीं है सिर्फ, कई लोग लगे यार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो उनको सिंपल था यार, अगर हम शॉप बना रहे तो उसको ध्यान देना, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी शॉप कर रहे तो आपका कुरियर पार्टनर कौन होगा जो सामान ले आ रहा है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, सही पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आप मोबाइल भेज रहे हो पत्थर निकल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। कंपनी की रेपुटेशन कहां से आएगी। तो आपका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, कैसे लोग कनेक्ट होंगे, उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कितना माल पेंडिंग पड़ा रहेगा। हमने 1 लाख का सामान भेज दिया और 10 लाख का सामान बेच पाता, 1 लाख का सामान भेजा वहां 10 लाख की सेल्स, लेकिन जहां 10 लाख का सामान भेजा वहां 1 लाख की सेल नहीं, वहां सामान खराब हो। ठीक है, सामान बहुत ज्यादा मात्रा में रिटर्न आ रहा है, कस्टमर ऑर्डर तो करा लेकिन रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये कैसे मैनेज होगा, ये सेल्स का चैनल कैसे मैनेज होगा। क्या मेरा टारगेट मार्केट जो होगा, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर होगा या जो मेरी टारगेट ऑडियंस को समझ रहा हो, या एग्जैक्ट उसे ही प्रोडक्ट बेच रहा होगा या किसी और को बेच रहा हो, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कस्टमर को प्रोडक्ट सेमलेस तरीके से उपलब्ध हो रहा है, या सीमलेस तरीके से, सॉरी सीमलेस तरीके से इजी टू हैंड कैरी है, वो इजी टू उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इसके बाद मेरा फेवरेट पार्ट आता है जिसमें बोलते हैं सेट मेट्रिक एंड मॉनिटर योर परफॉर्मेंस। ठीक है, मॉनिटर योर परफॉर्मेंस, तो एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है अपने परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि हाँ ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैट्रिक्स बनाने कुछ तरीके होते हैं, समझो। पहला जिसको हम बोलते हैं सीएसी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, पर कस्टमर को लाने में हमें कितना खर्च आज करना पड़ रहा है, 1 साल बाद करना पड़ेगा, या उस एरिया में हमें मार्केटिंग हो गई, हम मार्केट में चले गए और इतना कम खर्च में काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इतना खर्च करना पड़ेगा। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा एक पार्ट आता है कॉस्ट पर रुपीज ऑफ सेल्स एक्सपेंस। आप समझो इस बात को, कई बार बेचने के लिए भी खर्च करना पड़ता है, कूपन देने पड़ते हैं। ठीक है, आपको सर ये तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, लेकिन कई बार रिटेंशन भी एक बड़ा पार्ट होता है, कस्टमर कितना रिटेन कर रहा है। ठीक है, कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं पर कस्टमर को लाने के लिए, किसी डील को क्लोज करने का कन्वर्जन रेट कितना ज्यादा है। अगर आपका प्रोडक्ट है, आया कस्टमर चेक किया, नहीं लिया, चला गया, बहुत सारे कस्टमर आ रहे देख रहे नहीं ले रहे, क्लोज ही नहीं हो रही है, डील नहीं कम हो रही, तो ऐसा क्यों है, सॉरी, कोई डील क्लोज क्यों नहीं हो रही, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बार होगा लेंथ ऑफ सेल साइकिल, लेंथ ऑफ सेल साइकिल, ये सेल साइकिल कितना लंबा चल रहा है, कस्टमर कितनी बार रिटर्न कर रहा है, कितनी बार आ रहा है जा रहा है, हम कितना डील क्लोज कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं 5 पार्ट फिर से आपके लिए बोल दे रहा हूं, आप फिर से बात समझ लो। ठीक है, पहला आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, सबसे काम। दूसरा क्लैरिफाई योर वैल्यू प्रोपोजिशन। तीसरा डिफाइन योर प्राइस स्ट्रेटजी। चौथा क्राफ्ट योर प्रमोशन स्ट्रेटजी। पांचवा चूज योर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एंड लास्ट सेट मेट्रिक एंड मॉनिटर योर परफॉर्मेंस। आप याद रखिएगा, मॉनिटर योर परफॉर्मेंस हर तरीके का होता है, हर चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जब भी कंपनी फंसती है तब। ठीक है, गो टू मार्केट की और प्रॉब्लम समझिए, जो अधिकतर स्टार्टअप ये गलतियां करते हैं और ये मिस कर जाते हैं। जब भी हम मार्केट जाते हैं हमें याद रखना होता है कि एक तरीका होता है कस्टमर को समझने का, तो सेम एक तरीका होता है उनके बिहेवियर को भी समझने का। कई लोग प्रोडक्ट को ले आते हैं और उस प्रोडक्ट से वो कुछ ऐसा करते हैं तो उनका मार्केट खराब हो जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, जरा तनिष्क केट के साथ हुआ, समझ सकते हैं, एरियल केट के साथ हुआ, तो पॉजिटिव के साथ अब नेगेटिव मार्केटिंग भी हो जाती है। तो जब भी आप प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो तो आपको इन चीजों से बहुत बचना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक स्टार्टअप में अपना नाम कुछ ऐसा ही रखा था, जिसके कारण नाम से हो सकता है उसके प्रोडक्ट बहुत सारे लोग ला ले। तो गो टू मार्केट से पहले अपने प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना पड़ता है। दूसरा, हमेशा देखिए जब भी हम गो टू मार्केट प्लान करते हैं तो मार्केटिंग और सेल्स चैनल ये दोनों बड़े जरूरी है, क्योंकि हम मार्केट में जा रहे हैं तो सेल्स पार्टनर को पता होना चाहिए कि हम क्या बेचने हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम मैनेजर है प्रोडक्ट मैनेजर, क्या अंतर है, तो सेम ये मार्केट के साथ भी ये डिपेंड करता है। दूसरा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना होगा एज ए गो टू मार्केट स्ट्रेटजी पे,
जब भी हम कस्टमर एक्विजिशन पे खर्च कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कस्टमर रिटेंशन भी कितना खर्च कर रहे हैं। याद रखिएगा कस्टमर रिटेंशन पे खर्च कम होना चाहिए एज पर कस्टमर एक्विजिशन पे। कई कस्टमर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो तभी आएंगे, देखेंगे 60% ऑफ है, दोबारा ऑर्डर करेंगे तो नहीं करेंगे, चले जाएंगे। तो वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, कस्टमर आपके लिए दोबारा नहीं आए। और अगर वो दोबारा आया और हर बार उसको उतना ही ऑफर चाहिए तब भी आपके लिए चैलेंज। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्लस मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, अगर आप इन्वेस्टर के लिए प्लान कर रहे हो गो टू मार्केट प्रेजेंट करना या जा रहे हो, तो प्लीज डोंट फोकस कि हाँ हमें बहुत बड़ा सेल्स चैनल दिखाना है, बहुत बड़ा ग्रुप्स दिखाना है, बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन शो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू मोर फोकस कि आप कम कस्टमर, आप ना पहले एक गो टू मार्केट एक एरिया बनाना सीखो कि टुडे वी फोकस ऑन नोएडा। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी कर रहे हैं, आप इतना बड़ा चैनल मत क्रिएट करो कि आप संभाल नहीं पाओ। हमें बेंगलोर से ऑर्डर आ रहा है, हम बेंगलोर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे यूपी बेस में हम यूपी में काम कर रहे हैं, नोएडा कानपुर से ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ये एक चैलेंज है आपके लिए, तो आपको इसे गो टू मार्केट में सोल्व करना होगा। कम से कम अपने घर को मजबूत करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीटी। दूसरा, जब भी आप मार्केटिंग और सेल्स के एम्प्लॉय हायर करो, इन दोनों में डिफरेंस बताना सीखोगे कि मार्केटिंग में क्या काम होता है, सेल्स का क्या काम होता है। अगर आप मार्केटिंग और सेल्स एग्जीक्यूटिव एक ही बंदे को हायर कर रहे हो दोनों के, तब भी उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जीटीएम बना रहे हैं एज ए फाउंडर, एज ए को फाउंडर, आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको कस्टमर के बिहेवियर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कस्टमर का बिहेवियर जितना अच्छा होगा वो उतना ही आगे निकले। बाकी एक चीज समझ लो, मार्केट में गए, मार्केट में पसंद किया तुम हीरो, मार्केट में नहीं पसंद किया तुम खत्म। सेम टू गो टू मार्केट के साथ है। मार्केट में जाने से पहले की सारी तैयारी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी होती है। यानी कई कंपनियां गो टू मार्केट स्ट्रेटजी एसी के बंद कमरे में बना लेते हैं, ऐसे गो टू मार्केट नहीं बनता। ठीक है, हमने एक बहुत बड़ी कंपनी सर्वे करा दिया, गो टू मार्केट फिट हो गया, ऐसा नहीं होता था। गो टू मार्केट के लिए आपको उतरना होगा, फील्ड में जाके कस्टमर्स को समझना होगा। हर कुछ एआई नहीं है, मैं कई बार कहता हूं, हाँ एआई अच्छी बात है, ग्रो कर रहा है, बट हर कुछ एआई नहीं हो सकता। तो गो टू मार्केट के लिए आप अगर फाउंडर हो, फील्ड पे हो, तो अपने कस्टमर को जानो, समझो, देन यू डिजाइन योर प्रोडक्ट, प्राइसिंग, अपना एड का तरीका। हमने बहुत कुछ डिजाइन करने से पहले देखते हैं कस्टमर एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा। हमने अपनी स्टार्टिंग जब करी तो हमने वहां कहा उन चाय की दुकान से स्टूडेंट्स की भीड़ ज्यादा होती है, तो आपको ये समझना होगा कि हाँ मुझे एग्जैक्ट कहाँ पिच करना है। याद रखना, कस्टमर को पिच करना सबसे मुश्किल और सबसे आसान दोनों होता है। तो आर यू रेडी टू पिच योर कस्टमर? सो प्लीज गो एंड मीट योर कस्टमर।